नमस्कार मित्रों, आज हमारे पास में गेस्ट हैं हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में श्री बाबादीन निशात सर जी। आप रिटायर्ड टीचर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और सोशल वर्कर हैं। आप एक बहुत सम्मानित नाम है, आपने कईयों की जिंदगी में बदलाव किया है, तो स्वागत है। नमस्कार मित्रों। सर जी, आपका जीवन हम अपने गेस्ट को, हम अपने जो ऑडियंस है उनको बताने चलेंगे। आपकी जीवन यात्रा कैसे रही, आपने किन संघर्षों के साथ आप यहाँ तक पहुँचे, तो सवाल की कड़ी में चलते हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में संक्षेप में बताइए। एक शिक्षक से प्रिंसिपल और अब सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड जीवन की यात्रा कैसी रही? सर जी, 27 नवंबर 1957 को मैं एक साधारण किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ और मैं अपने माता पिता के अंतिम संतान के रूप में और इकलौते पुत्र के रूप में रहा जी। मेरा लालन पालन पिताजी की देख रेख में अच्छा हुआ। बहुत बढ़िया। और शिक्षा के प्रति भी वो काफ़ी सतर्क रहे, सजग रहे। बहुत बढ़िया। और उन्होंने मुझे प्राथमिक एजुकेशन के बाद, प्राथमिक शिक्षा के पश्चात उन्होंने सल्तनत बहादुर इंटर कॉलेज बदलापुर में इंटरमीडिएट किए। वहाँ से राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय सिंघरा मऊ से बीएससी किए जी। और बीएससी करने के बाद वहीं से बीएड भी किए। वाह, बहुत बढ़िया। अपनी शिक्षा यात्रा के पथ पर अग्रसर होते हुए मैं बीएड करने के पश्चात 79 में मेरा बीएड का रिजल्ट निकला और 8/7/80 ईस्वी को मैं एक शिक्षक के रूप में मेरा चयन हो गया। क्या बात, बहुत बढ़िया सर। और चयन के पश्चात सर, जब मैं पहली बार क्लास लेने के लिए गया तो मुझे इंग्लिश का क्लास मिला। वाह। और वहाँ के बीच में रोकता हूँ उस ये सन कब की बात है जब आप सेलेक्ट हो गए? 8/7/80 1980 में एक ग्रामीण भाग से आपको इंग्लिश का क्लास लेने के लिए मिला। बहुत बड़ी बात है सर। हाँ सर। तो सर, क्षेत्र के कुछ लोग, चूँकि मैं एक स्टूडेंट्स लाइफ से जीवन के क्षेत्र में प्रवेश किया जी, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि छोटा सा लड़का क्या पढ़ाएगा जी। लेकिन माता पिता का आशीर्वाद कहें या अपने परिश्रम को कहें, मैं मुश्किल से 1 हफ्ते क्लास लेने के बाद पूरे क्षेत्र में चर्चा चल गई कि जो एक नया लड़का आया है, इंग्लिश जिसको पढ़ा दे रहा है। क्या बात है। वो बच्चे बहुत संतुष्ट हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया सर। और कुछ तो बच्चे सर, मान लीजिए अभी तो मैं 8/7/80 की बात कर रहा हूँ, इसके बाद जैसे जैसे मेरा अनुभव थोड़ा हुआ और मैं अध्यापन में रुचि रखने लगा, तो जिसका प्रतिफल रहा कि मेरे पढ़ाए हुए 3 बच्चे IAS हुए। क्या बात। नाम उनका एक श्री राम प्रकाश मौर्य जी, श्री ऋषिकेश मौर्य, वाह, और एक यादव है, देखिए उसका नीरज यादव। नीरज यानी जी सर, बीच में रोक रहा हूँ। हाँ सर। यानी आज आपने भारत देश को जी 3 IAS दिए हैं जी सर। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर। इसके बाद सर, हमने कभी एक शिक्षक के रूप में कभी भी चेयर पर बैठ करके हमने क्लास नहीं किया सर। वाह। उसका सबसे बड़ा रीजन था कि इंग्लिश पढ़ाने के बाद, चूंकि मैं BSc था, मुझे बायो पढ़ाने के लिए दे दिया गया। श्री जनार्दन सिंह हम लोगों को यहाँ इंटर में पढ़ाए थे और राजा हरपाल सिंह डिग्री कॉलेज में जब गए तो वहाँ डॉक्टर अंबिका सिंह पढ़ाए। फिगर हमारा देख करके और राइटिंग देख करके सर बहुत प्रभावित हुए। अच्छा। और जब मैं यहाँ फिगर बनाता था तो मैं रंगीन चाक भी रखता। फिगर बनाने पर जैसे मुझे तंत्रिका तंत्र पढ़ाना है, तंत्रिका कोशिका का मैं फिगर बनाता था ब्लैक बोर्ड पर जी, और उसको सजाने का भी काम करता था सर, जैसे बच्चों के दिल में, मन में एकदम बैठ जाए। ओके। जैसे छोटे छोटे सवाल होते थे, आज तो मान लीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए हैं, उस समय इस प्रकार का नहीं था। लेकिन मैं उन बच्चों को, जैसे किसी बच्चे से मैं पूछता था कि लार का क्या फंक्शन है आपके पाचन में जी, और लार क्या काम करती है, तो मैं उसको सब डिटेल से बताता था कि लार न केवल मेरे गले को तर और नम बनाए रखने का काम करती है, बल्कि लार से निकलने वाला जो टाइलिन नाम का एंजाइम होता है वो हमारे पाचन को भी दुरुस्त करता है। जी जी, सलाइवा ना तो सर? हाँ सलाइवा सर जी जी जी। इसीलिए उसको मतलब सलाइवरी ग्लैंड जो वैसी से निकलते हैं जी जी, सलाइवा जी, लेकिन उस सलाइवा में जो है उसमें टाइलिन नाम का एंजाइम निकलता है। क्या बात, क्या जी बात? जी। तो सर उसमें भी बच्चे, मैं सर जी अपनी प्रशंसा तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 100 बच्चे एक साथ बैठते थे। 100 बच्चे? हाँ। लेकिन कभी क्लास में हमारा ये सिद्धांत था, उसका श्रेय जाता है डॉक्टर हरिहर सिंह को जी, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। ओके। अगर आप बच्चों को पहले दिन ही कक्षा में प्रभावित कर गए जी, तो बच्चे हमेशा आपकी बातों को सुनने के लिए विवश हो जाते हैं जी।
और सर हमने कभी बच्चों के साथ विश्वासघात नहीं किया। वाह। हमारा ये सिद्धांत था कि अगर मैं बच्चों के साथ घात करूंगा, जिसके लिए सरकार हमको वेतन दे रही है जी, तो सरकार तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वहां तक हो सकता है मेरी आवाज मेरी लापरवाही न पहुंचे, लेकिन ईश्वर हमको देख रहा है। वाह, बहुत बड़ी बात, वो सर, बहुत बड़ी बात। हमको माफ नहीं करेगा। एकदम। इसलिए हमने सर समर्पण जो होना चाहिए एक शिक्षक के अंतर्गत जी। और बीएड में सर एक लाइन बताई गई थी जी, टीचर जस्ट लाइक एज ए कैंडल हु बर्न्स इटसेल्फ एंड गिव्स लाइट टू अदर्स। क्या बात है सर। अध्यापक तो सर एक मोमबत्ती के समान जलती हुई मोमबत्ती के समान होता है जो खुद जलता है और वह दूसरों को प्रकाश देने का काम करता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से सर हमने इसे अपने पेशे से जरा सी भी कभी लापरवाही नहीं की है और करनी भी नहीं चाहिए सर, क्योंकि हम भविष्य निर्माण में हैं। जी 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 सर। इसीलिए अध्यापक को सर रचना सृजन और निर्माण का पर्यायवाची कहा जाता है। जी जी जी। सर अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। जी जी। आपने शिक्षा के क्षेत्र में कितने वर्षों तक सेवा दी और वह अनुभव आपके लिए क्या मायने रखता है सर? जैसा कि हमने बताया कि 8/7/80 को मेरी नियुक्ति हुई, पहली नियुक्ति, और मैं अनवरत सेवा करते हुए मैं 20 मार्च 2020 को सेवानिवृत्त हुआ। क्या बात है। सेवानिवृत्त होने के पश्चात भी आज भी, इस साल थोड़ा ठंडी में नहीं गए, आज भी मैं सर विद्यालय पर जाता हूँ और उसी तन्मयता के साथ, उसी समर्पण के साथ क्या बात हम बच्चों के बीच में रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, एक प्रिंसिपल के रूप में आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या रही या क्या अनुभव किया आपने? सबसे बड़ी जिम्मेदारी सर एक चीज़ यह रही कि प्रधानाचार्य के रूप में अध्यापक और प्रशासन के बीच की एक कड़ी, महत्वपूर्ण कड़ी बनना। जी। कोई हमारे शासन प्रशासन में या प्रधानाचार्य के पद पर रहते हुए किसी प्रकार का उत्पीड़न न हो और छात्रों के हित के लिए उनका हित सर्वोपरि है। जी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि टीचर इज एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। ओके। शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। जी। अध्यापक अपने माँ बाप का कहना उतना नहीं मानता जितना कि एक शिक्षक का मानता है। क्या बात है। तो टीचर टॉप पर होता है सर, सब्जेक्ट टीचर टॉप पर होता है, टाट माने छात्र नंबर 2 पर होता है और सब्जेक्ट मैटर नंबर 3 पर आता है। वाह। इसलिए कोई अध्यापक अगर अपने विषय वस्तु का ज्ञान उसको नहीं है तो वह सफल अध्यापक की श्रेणी में कभी नहीं आ सकता। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, अभी एक बताइए, पहले की शिक्षा बड़े अभाव में होती थी। जी जी। पहले की शिक्षा और आज की शिक्षा में क्या अंतर आपको देखने मिलता है सर? देखें सर, पैसे की चकाचौंध में शिक्षा भी यद्यपि ये सबसे बड़ा अंतर तो यह दिखाई पड़ता है कि पहले कोचिंग इत्यादि के सिस्टम नहीं थे। जी। लोग परंपरागत शिक्षा जो होती थी उसी के माध्यम से पढ़ते थे और उसमें भी प्रतिभाएं निकलती थी और ग्रामीण क्षेत्र से निकलती थी। लेकिन आज गार्जियन भी ये सोचता है कि पैसा ही सब कुछ है। जी। पैसे के बल पर वह विद्यालय में भी अच्छे कॉन्वेंट स्कूलों में, पब्लिक स्कूलों में एडमिशन करा देते हैं। लेकिन सर अगर बच्चे के अंदर संस्कार और नैतिकता, चरित्र अगर उसका विकास नहीं हुआ जी, तो वह शिक्षा हम तो समझते हैं कि अपने हिसाब से निरर्थक होती है। जी जी, एकदम एग्री। क्योंकि एक इंग्लिश में एजुकेशन की परिभाषा कही गई है, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ माइंड्स, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। शिक्षा का उद्देश्य सर यही है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, एक पक्षीय विकास न हो। इसलिए विद्या ध्यान के साथ साथ, विद्या के साथ साथ उसके संस्कार पर भी ध्यान देना चाहिए। बहुत बढ़िया। और इसके लिए सर नैतिक शिक्षा का भी एक पीरियड सभी विद्यालयों में होना चाहिए। जी जी, यानी वैल्यू एजुकेशन। जी जी। हाँ सर, आज के छात्रों में उनकी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी आप क्या देखते हैं? क्या उनका मेरिट्स है, क्या उनके डिमेरिट्स? मेरिट्स में सर आज भी एक लाइन है, हिंदी में कही जाती है, तालीम के हुसूल पर सबकी निगाह हो, शिक्षा के मंदिरों में सियासत गुनाह हो, मंजिल मिलेगी तुमको मगर ध्यान में रहे, अर्जुन की भांति लक्ष्य पर तेरी निगाह हो। क्या बात सर, आप बहुत बड़ी। आज भी अगर बच्चे एक लक्ष्य बना करके शिक्षा ग्रहण करते हैं और उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए
निरंतर प्रयास करते हैं तो निश्चित है वो लक्ष्य तक पहुंचते हैं जी। लेकिन आज उसका अभाव दिखाई पड़ता है सर। ओके। आज उसका एकदम से अभाव दिखाई पड़ता है। बच्चे ऐसा लगता है केवल फॉर्मेलिटी के लिए, मैं सभी बच्चों के लिए तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अधिकांश बच्चे फाइल लेकर के चले जाते हैं, क्लास बल्कि कम लेते हैं, कोचिंग पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जी जी जी। और जबकि सर आज भी मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। यस यस, हार्ड वर्क के बिना कोई कोई नहीं, सब देयर इज नो शॉर्टकट। जी जी। और दूसरी चीज यह है सर कि हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। एग्री एग्री। उसमें यह भी है कि द पेन इज स्ट्रांगर देन स्वॉर्ड, यह तलवार से बहुत बड़ी होती है। क्या बात कही सर। एक जज सर उसकी कलम में ही ताकत है कि वह एक सजा याफ्ता व्यक्ति को फांसी के तख्ते पर हुआ है, और एक निर्दोष व्यक्ति को अगर साक्ष्य उसके पक्ष समर्थन मिल गया तो वह निर्दोष व्यक्ति को भी वह फांसी पर लटका सकता है। क्या बात, यह कलम की ताकत है। सुनिए बच्चों, ये बच्चे ये स्टूडेंट्स जो भी हैं, आप गुरुजी की एक बात से सहमत हैं या नहीं, हमारे कमेंट बॉक्स में आप यस और नो करिए कि कलम की ताकत तलवार की ताकत से बड़ी है। मुझे आपके सवाल, आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। एक शिक्षक को सिर्फ पढ़ाने तक सीमित रहना चाहिए या बच्चों का मार्गदर्शक भी होना चाहिए सर? नहीं सर, एक शिक्षक तो शिक्षक ही नहीं बल्कि उसको अपने बच्चों को उसके सर्वांगीण विकास के लिए उसको काम करना चाहिए। साथ ही साथ समाज की जो आवश्यकताएं हैं, बच्चे को, एक बच्चा केवल बच्चा ही नहीं, वह देश का भविष्य है जी। आज का बच्चा कल वह राष्ट्र का निर्माता भी हो सकता है, देश का भविष्य हो सकता है। यस, यस। इसलिए बच्चे के नैतिक, सामाजिक और शैक्षिक हर ढंग से उसका डेवलपमेंट या विकास करना यह अध्यापक का कर्तव्य होता है। जी जी जी। हम सर जहाँ तक अपनी बात हम आपको बताएं कि जब भी मैं प्रेयर में जब पहुँचता हूँ तो सबसे पहले अनुशासन, प्रेयर में जब बच्चे खड़े होते हैं तो डिसिप्लिन मस्ट है सर। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। वो केवल पढ़ने में ही नहीं, अगर उसके अंदर अनुशासन की भावना है, डिसिप्लिन की भावना है, तो वह जहाँ भी रहेगा, अपनी पढ़ाई, अपने रीडिंग रूम में भी रहेगा, वाचनालय में भी रहेगा, तो वहाँ भी अपने किताबों को सिस्टमिक ढंग से रखेगा। अनुशासित है तो वह अपने बड़ों का सम्मान करेगा, अपने माता पिता का सम्मान करेगा। तो हर जगह उसका अनुशासन दिखाई पड़ना चाहिए। जी जी जी। हम सर बच्चे कैसे खड़े होते हैं, किस पास्चर में खड़े होते हैं, कभी कभी बच्चे ऐसे करके खड़े होते हैं, हम इस पर भी सर कमेंट कर देते हैं जी। बहुत इसके बाद कभी कभी बच्चे नाखून नहीं वो कायदे से साफ दुरुस्त किए रहते, उनको स्वच्छता के बारे में बताते हैं जी। और इस तरह से बच्चों में नैतिकता और उनको अनुशासन की भावना के लिए सर हम हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, एक बात बताइए, हमारे देश में ग्रामीण बच्चे और शहरी बच्चों में बड़ा अंतर पाया जाता है। हाँ सर, कम कैसे किया जाए सर? इसके लिए सर जागरूकता बहुत जरूरी है जी जी। ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर जो शिक्षा व्यवस्था में अंतर दिखाई पड़ता है, उसका कारण, अब हम ये तो नहीं कहते कोई एक व्यक्ति जो सरकार जिम्मेदार है, लेकिन शिक्षा में सर एक रूपता नहीं है जी। और उस हिसाब से जैसे हमारे बगल में प्राइमरी विद्यालय है, वहाँ वही बच्चे आते हैं जो अभाव में पलते हैं जी। और जिनके बच्चे जो प्राइमरी में अध्यापक हैं, वो भी अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में नहीं भेजते कहीं ना कहीं। तो हाँ सर, तो शिक्षा में एक रूपता नहीं। वो भी ये सोचते हैं कि नहीं हमारा बच्चा प्राइमरी, जबकि ऐसा नहीं है कि एजुकेटेड टीचर नहीं है, लेकिन शायद सर हमको लगता है कि वह समर्पण का भाव जो होना चाहिए एक अध्यापक के अंदर, वह यह समझ लेते हैं कि हमसे सरकार इतना काम कराती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कराती है, तो हम कब पढ़ाएं। और ये बात तो कुछ समझ में आती है कि पढ़ाने के शिक्षक के अलावा भी उनसे और भी सरकारी कार्य कराए जाते हैं। उसमें जैसे बीएलओ का काम भी लिया जाता है, चुनाव में ये पोलिंग अफसर का भी काम लिया जाता है, प्रिसाइडिंग अफसर। मैं आऊँगा सर, इस पर भी आऊँगा, इस पर भी आता हूँ। ठीक ठीक।
सरकारी स्कूलों की छवि सुधारने के लिए आपके राय में क्या ठोस कदम उठाने चाहिए? सर, सरकारी स्कूलों में सरकार की तरफ से संसाधन तो काफ़ी अच्छे उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन एक टीचर जब तक अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं समझेगा सर, तब तक सरकारी स्कूलों की व्यवस्था केवल सरकार के भरोसे पर नहीं दुरुस्त हो सकती। जी। जब हम अपनी जिम्मेदारी को खुद समझेंगे, एक अध्यापक को सर आप क्लास में ले जाकर के बैठा सकते हैं, लेकिन उससे आप सब्जेक्ट पर जबरी बुलवा नहीं सकते। क्या बात है। इसलिए जब तक अध्यापक खुद ये जिम्मेदारी नहीं महसूस करेगा, तब तक सर वो परिवर्तन नहीं हो पाएगा। एक चीज़ यह है कि एक सेंटेंस है इंग्लिश में, ये कहा जाता है कि भारत से पॉल्यूशन, पॉपुलेशन और करप्शन इसको भगाया नहीं जा सकता। ओके। लेकिन करप्शन हर स्तर पर साफ छा गया है। ओके। हर स्तर पर करप्शन है, चाहे हम जिस छोटी सेवा में हो चाहे बड़ी सेवा में हो। और आज जो अति उपभोक्तावादी संस्कृति है, उसी के चक्कर में सब पड़े हुए हैं। तो अध्यापक तो समाज का एक मार्गदर्शक अगुआ माना जाता है। जी 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 जी। इसलिए सर शिक्षा में ये सब भाव नहीं आना चाहिए। ओके। और एक शिक्षक के अंदर तो कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही समाज का मार्गदर्शक माना जाता है, राष्ट्र का निर्माता माना जाता है, राष्ट्र को बनाने वाला माना जाता है। जी, नहीं बहुत बढ़िया सर। सर एक चीज़ बताएं कि जैसा आजकल शिक्षक को ढेर सारी सरकारी जिम्मेदारी दे दी जाती है, जैसे भी आपने बताया बीएलओ चुनाव में, क्या सरकार शिक्षक को एक ईमानदार आदमी मानती है इसलिए जिम्मेदारी देती है कि क्या इसका पहलू क्या है? नहीं सर, हमारे ख्याल से ईमानदारी तो अपनी जगह है, लेकिन वो शिक्षक को एक जिम्मेदार कर्मचारी के रूप में मानती है जी। उसके ऊपर वह अंकुश लगा सकती है जी। लेकिन अन्य संस्थानों के कर्मचारी उतनी जिम्मेदारी के साथ वो कार्य नहीं कर सकते। जी 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 जी। लगते हैं और भी, जैसे रेवेन्यू विभाग लगा दिया जाता है, ये मेडिकल क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र से लगा दिए जाते हैं। लेकिन अध्यापक चूंकि हमेशा उसका संबंध पठन पाठन से रहता है, इसलिए अध्यापक को पहली वरीयता में लगा देते हैं जी। इसके बाद काउंटिंग वाउंटिंग मान लीजिए रेवेन्यू विभाग लगा देते हैं, लेकिन ज़्यादातर पोलिंग अफसर, प्रिसाइडिंग अफसर, बीएलओ ये सब में अध्यापक को ही लगा देते हैं। जी जी जी। अगले प्रश्न पर चलते हैं सर। नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन आज कितना जरूरी हो गया है सर? इसके तो सर मॉरल एजुकेशन आज के परिवेश में तो नितांत आवश्यक है। और नैतिकता विहीन शिक्षा तो शिक्षा उसको हम कह ही नहीं सकते जी। इसलिए अगर बच्चे के अंदर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और नैतिकता की भावना नहीं है, एक उसी नैतिकता में चरित्र भी आ जाता है। जी सर जी। उसमें एक कहा गया, एक ठे लाइन है इंग्लिश की, कैरेक्टर इज रॉक फाउंडेशन ऑफ लाइफ। उसमें उसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि वेल्थ इज लॉस, नथिंग इज लॉस। जी। हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, ऑल इज लॉस व्हेन कैरेक्टर इज लॉस। मतलब सर एक अध्यापक को चारित्रिक रूप से बहुत दृढ़ होना चाहिए। एकदम एकदम। क्योंकि अगर समाज में अगर शिक्षक गलती करता है और वह भी चारित्रिक गलती करता है, तो वह शिक्षक समुदाय के लिए एक कलंक है। एकदम एकदम जी। और ऐसा कलंक है जिसको किसी साबुन से धोया नहीं जा सकता। यस। कपड़े पर लगे हुए दाग को तो हम धो सकते हैं, लेकिन जो शिक्षक के माथे पर एक बार कलंक लग गया इस प्रकार का, तो सर उसको किसी साबुन से नहीं धोया जा सकता। जी सर, एग्री एग्री सर। ये जरूरी है एक शिक्षक को उसका कैरेक्टर हमेशा बचा। हाँ सर, कैरेक्टर हमेशा बचा। इसलिए सर उसी के आधार पर तो बच्चे हमारे यहाँ सर जब टूर उड़ जाता है तो हमको उसमें एक अध्यापक के रूप में हमको जरूर लगा दिया जाता है। ओके। अभी गए थे, मनगढ़ गए थे। जी जी। 100-125 लड़कियां गई थी, लड़के 10-5 लड़के एक जीप में गए थे, बस किए थे। तो उसमें सर सबको ये पता है कि हाँ कौन अध्यापक कैसा है जी। कोई अध्यापक सर कभी क्षेत्र में नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा अध्यापक हूँ,
जी जी, लेकिन जिस तरह से हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं उसी प्रकार से बच्चे हमारा भी मूल्यांकन करते एकदम हैं। एकदम 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 सर। तो इसलिए सर पूरे क्षेत्र में चर्चा मतलब हो जाती है कि कौन अध्यापक कैसा है, कौन अध्यापक कैसा है, जी सर, कौन जी अध्यापक सर, कैसा है। जी सर। हाँ सर, अगले प्रश्न पर चलते हैं। डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन या स्मार्ट क्लासेस को आप अवसर मानते हैं या चुनौती? नहीं सर, देखिए डिजिटल क्लासेज आज का जो विज्ञान का युग है, डिजिटल युग जिसको आप कह सकते हैं, जी जी जी, उस हिसाब से तो आज ये एक अवसर है जी और इस अवसर का जिसने लाभ उठाया निश्चित रूप से वो आगे जाएगा। जी सर, जी। और जहाँ तक मोबाइल की बात है तो विज्ञान तो यह कहता है सर आप 20 सेकंड पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है वह आँखों के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। जी सरकार भी ये चाहती है कि बच्चों को मोबाइल कम से कम देखें। जी जी, आज जो ग्लूकोमा इत्यादि की आँख संबंधी जितनी बीमारियां हो रही हैं उसका एक कारण सर मोबाइल भी है। जी। तो डिजिटल एजुकेशन के साथ साथ या डिजिटल ये सब के साथ साथ यह भी होना चाहिए कि डिजिटल क्लासेस जो चलती हैं उतना ही सीमित उपयोग उसका किया जाए। जी, इस तरह से बच्चों को ट्रेंड किया जाए, जी, बच्चों को ये समझाया जाए कि उनके मन में ये वैसी भावना बैठ जाए। नहीं तो आज आप बल्कि उतना नहीं जान पाते जितना छोटे छोटे बच्चे। यस यस यस, वो मतलब इतने एक्सपर्ट होते हैं कि बहुत स्मार्ट होते हैं बच्चे। जी स्मार्ट होते हैं। जी आगे चल, एक शिक्षित समाज बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, कितनी निर्णायक भूमिका होती है सर? निश्चित सर, देखें माता पिता, एक लाइन कही गई इंग्लिश में, चिल्ड्रन लर्न देयर फर्स्ट लेसन ऑफ सिटीजनशिप बिटवीन द किस ऑफ मदर एंड केयर ऑफ फादर। तो जहाँ एक तरफ है जिस परिवार में बच्चा जन्म लेता है वही संस्कार उस बच्चे पर पड़ता है। जैसा परिवार का संस्कार होगा, जैसा वहाँ एटमॉस्फियर होगा, जैसा वहाँ का एटमॉस्फियर कह लें, जैसा होगा उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर जरूर पड़ेगा। ओके। तो और यह भी कहा गया है कि जैसे अभी एक लाइन के माध्यम से वो इंसान क्या जिसमें कोई स्वाभिमान नहीं, वो गीत क्या जिसमें कोई तान नहीं, मंदिर की मूर्तियों से दुआ मांगने वालों ऐ इंसानों, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं। क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसी के साथ साथ माँ बाप का सर इतना आशीर्वाद दिखाई तो नहीं पड़ता, लेकिन अपने बड़ों से आशीर्वाद जब मिल जाता है तो एक उस बच्चे के लिए, उस व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शन करता है। क्या बात, बहुत बढ़िया। एक लाइन है सर, किस्मत की कोई ताली नहीं होती, सुखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती, जिसका सर झुक जाए माता पिता के चरणों में उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा सर, आज शिक्षा और रोजगार के बीच में जो दूरी दिख रही है उसमें शिक्षक की क्या निर्णायक भूमिका होनी चाहिए? हाँ सर, इस पर तो बहुत अच्छा प्रश्न यह है। शिक्षा को सर शासन स्तर से भी, क्योंकि शिक्षा की व्यवस्था सरकार के जिम्मे होती है, यह है कि गार्जियन और बच्चे उसमें एक अंग माने जाते हैं, शिक्षक उसकी महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। तो शिक्षा को जहाँ तक संभव हो सके रोजगार परक बनाए, जिससे कि बच्चे अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात दर दर की ठोकरें या सड़क पर धूल फांकने के लिए वो दर दर की ठोकरें न खाएं। जी। अगर बच्चा एजुकेशन समाप्त करने के पश्चात अगर उसको चाहे वो निजी रोजगार हो, चाहे कोई प्राइवेट रोजगार हो, चाहे सरकारी रोजगार हो, तो वह अपने को उसमें इन्वॉल्व कर लेता है। लेकिन अगर वो खाली रहता है तो वह सर समाज की विकृतियों की तरफ उसका झुकाव बढ़ जाता है। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके, जैसे कौशल विकास मिशन के माध्यम से या अन्य जो सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं रोजगार संबंधी, उनके माध्यम से शिक्षा को निश्चित रूप से रोजगार परक करना चाहिए। जी। सर, माता पिता बच्चों की पढ़ाई में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? सर, माता पिता एक
जिम्मेदार अभिभावक की भूमिका उनको निभानी चाहिए, लेकिन शायद कहीं कहीं वो भूल कर जाते हैं। वो अपनी जिम्मेदारी केवल इतने में समझ लेते हैं कि हमने बच्चे को कपड़े दे दिए, ड्रेस दे दिए और उसके लिए फीस की व्यवस्था कर दी, कॉपी किताब की व्यवस्था कर दी, स्कूल तक आने जाने के लिए हमने साधन की व्यवस्था कर दिया, अब हमारी जिम्मेदारी मुक्त है। हम तो इस बारे में सर कहते हैं कि अगर किसी अभिभावक का बच्चा किसी भी विद्यालय में पढ़ रहा हो, चाहे जिस स्तर पर भी हो, अगर शाम को घर जाने के बाद अगर उसका अभिभावक या उसके माता पिता केवल यह पूछ लें कि बेटा आज तुमने क्या पढ़ा, क्या पढ़ाया गया, और अगर पढ़ाया गया तुमको इसमें क्या मिला, और वहाँ पर विद्यालय में भी सर होमवर्क का बड़ा महत्व होता है जी। और होमवर्क चाहे 2 ही शब्द दिया जाए, 2 ही सेंटेंस दिया जाए, 2 ही नरेशन दिया जाए, चाहे एलिमेंट्री कैनाल ही बच्चों से कहे बना करके लाइए, लेकिन होमवर्क साहब बड़ा महत्व रखता है जी। और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि होमवर्क को विद्यालय में जांचा जाए जी, और बच्चे की कमी जो उसमें हो उसको वह सुधारा जाए जी। तब बच्चे को यह लगता है कि नहीं, यहाँ भी हमको डांट खानी पड़ेगी, और परिवार में भी माता पिता से भी, तब बच्चा सजग रहता है जी। और बच्चे को एक लक्ष्य बना करके सर अपनी पढ़ाई को करना चाहिए जी। सर, अगर आपको आज का शिक्षा मंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहला फैसला आप क्या लेंगे? सर, मेरी तरफ से तो यही होगा कि शिक्षा में एक रूपता लाई जाए। ये हाँ, शिक्षा में एक रूपता होनी चाहिए, चाहे वो किसी मिनिस्टर का बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र से आया हुआ किसी किसान परिवार का ही बच्चा क्यों ना हो, सबके लिए समान शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाए। किसी के लिए दोहरी शिक्षा प्रणाली नहीं होनी चाहिए, इसको खत्म किया जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मित्रों, इस प्रश्न पर आपकी क्या राय है? अगर आपको आज का शिक्षा मंत्री बना दिया जाए तो आप क्या निर्णय लेना चाहेंगे या क्या सुधार करना चाहेंगे? आपके उत्तर की कमेंट में दीजिएगा। आज के युवाओं के लिए आपका सबसे बड़ा जीवन मंत्र क्या है सर? सतत कठोर परिश्रम सर। क्या बात। सतत कठोर परिश्रम ही उनको प्रगति के पथ पर आगे ले जा सकता है जी, शिखर पर ले जा सकता है। ठीक है सर, आज जो नवयुवक हैं जो इस पेशे में आना चाहते हैं, शिक्षा के पेशे में आना चाहते हैं, एजुकेशन के पेशे में आना चाहते हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहते हैं? हम अपनी तरफ सर जिस चीज़ को हमने अपने शैक्षिक जीवन में अनुभव किया, एक अध्यापक के रूप में, तो एक प्रशासक के रूप में भी, भले ही 3 ही साल मेरा प्रधानाचार्य का पद रहा जी, हम तो सर आने वाले शिक्षकों के लिए यही कहेंगे कि अपनी जिम्मेदारी को समझें और बच्चों पर उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना रखें जी। क्या सर सफलता केवल डिग्री से मिलती है या संस्कारों से मिलती है? नहीं सर, डिग्री के साथ साथ संस्कार बहुत ज़रूरी है जी। डिग्री तो मान लीजिए ठीक है, आप शैक्षिक योग्यता रखते हैं, हो सकता है आप कभी कभी ऐसा भी हो कि आप बहुत क्वालिफाई होते हुए भी कुछ ऐसे भी समस्याएं आ जाती हैं जिसको आप नहीं हल कर पाते, लेकिन अगर आपके अंदर संस्कार है और आपके अंदर वो विद्वता है तो निश्चित रूप से वो आपकी समस्याओं को हल करने में बहुत मददगार होंगी। क्योंकि एक संस्कृत में लाइन कही गई है, नृप्तम चम विद्वम तम नैव तुल्य कदाचन न सो राजा शोभते गृहे विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा तो अपने क्षेत्र में ही उसकी पूजा होती है जी, लेकिन विद्वान जहाँ भी जाएगा वह अपने शैक्षिक प्रकाश को लेकर के जाएगा जी। बहुत बढ़िया। जैसे किसी फूल में सुगंध दिखाई तो नहीं पड़ती, लेकिन उसकी खुशबू जब आप देखते हैं तो खुशबू आपको आकर्षित करती है। क्या बात है। तो शिक्षक के अंदर वह गुलाब की तरह वो खुशबू जो है उसकी खुशबू है, वह उसके गुण जी। बहुत और इसलिए कहा जाता है क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी। वाह। सर, आखिरी प्रश्न है, हो जाएगा पॉडकास्ट के दर्शकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एज ए टीचर जो आपका इतने सालों का तजुर्बा है, एज ए प्रिंसिपल
आप क्या संदेश देंगे अभिभावकों के लिए? सर यही कहेंगे कि वो कम से कम अपने बच्चों पर वो निगरानी रखें कि बच्चा हमारा पढ़ने के लिए जा रहा है, जिस पर हम इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या खर्च कर रहे हैं, क्या उस पैसे का बच्चा सदुपयोग कर रहा है कि नहीं। अगर वह नहीं कर रहा है सदुपयोग, और अगर उसकी रुचि पढ़ने में नहीं है, तो कोई ज़रूरी नहीं है। बच्चे को जिस रुचि में जहाँ उसकी रुचि हो, उस रुचि के अनुसार उसको एजुकेशन दी जाए। क्या बात, बहुत कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर वो बच्चा विज्ञान में नहीं रुचि है या इंग्लिश में नहीं रुचि रखता, ज़रूरी नहीं है कि उसको इंग्लिश दिया ही जाए प्रेशर डाल करके जी। इसलिए बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए जी। वह अपनी इच्छा से अपनी रुचि के अनुसार अपने विषय का चयन करे। क्या बात है। और उसके ऊपर अभिभावक का कोई इस प्रकार अपनी इच्छा न थोपे जी, अपनी इच्छा न थोपे। और उसके ऊपर किसी सफल बच्चे का उदाहरण उसके कंपेयर न करे, तुलना न करे, कंपेयर न करे, क्योंकि इससे बच्चे की मनोवैज्ञानिक उसका प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर। वो उसके अंदर एक कुंठा तब जन्म लेती है कि यह बच्चा तो निकल गया, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, मैं नहीं निकल पाया, इस तरह से मेरे माता पिता कह रहे हैं। और कभी कभी वह आत्मघाती फैसले भी लेने के लिए मजबूर हो जाता है। जी 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 जी। सर, हम अपना पॉडकास्ट आपके सफ़र को हमने जाना, और तमाम दर्शकों को और आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार।